हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, ये वीडियो लेक्चर आपका मॉक टेस्ट पेपर जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया था उस पे है, उसका सॉल्यूशन है ये। ठीक है, जो हम लोगों ने BA LLB मॉक टेस्ट पेपर हम लोगों ने डिज़ाइन किया था उसका ये सॉल्यूशन है, ये वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और आप लोग मैच कीजिएगा कि क्या आपका आंसर जो आप लोगों ने किया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो आप लोग का इससे इवैल्यूएशन भी हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे आप लोग डिमोटिवेट नहीं हुइएगा कि अरे हम तो इतना क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो मेरा नहीं हो पाएगा। नहीं, ये बस एक मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इसको एक मॉक टेस्ट के तरीके से ही लीजिएगा। और हाँ, ये भी है कि इसी के अकॉर्डिंग और इसी के सिमिलर क्वेश्चन जो है आपके BA LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपके उतने सही आंसर नहीं टिक हो पा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग डिमोटिवेट नहीं होइएगा। ठीक है, अभी भी आपके पास आज 6 तारीख है, अभी भी आप लोग के पास 6 दिन बचे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग का जो भी पोर्शन वीक है तो 6 दिन है, उसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसको आप लोग कवर अप कर लो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं कि जो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, जिसमें एक मॉक टेस्ट पेपर है, जैसा कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर जो है आपके LLB BA LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे और आप लोग मैच कीजिएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू फर्दर कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स सी दैट what are the answer of all the 100 question. ठीक है, so the first question is that कि when पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड। अभी क्या है कि दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में पिट्स इंडिया एक्ट होता क्या है ये बताने का अभी टाइम नहीं है। इन द सेंस मतलब हम लोग जो है, जब हम लोग बूस्टर सीरीज़ जो हम लोगों ने अपलोड किया है या जो हम लोगों ने क्लासेस लिया था यूट्यूब पर या जो एलयू अपडेट ऐप पर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अभी का जो टाइम आपके पास जो क्रूशियल टाइम है वो हम लोग आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग बस इसका करेक्ट आंसर बता देंगे कि ये करेक्ट आंसर है और आप लोग अपने आंसर से मैच आउट कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट लगे तो इस हर टॉपिक पे हम लोगों ने क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन बना करके रखा है एलयू अपडेट ऐप पे, एज वेल एज हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी सारे वीडियो जो है प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है अभी की कि ठीक है, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है, मॉडली मिंटो रिफॉर्म क्या होता है, अगर इसको लगे बताने तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं करना नहीं चाहता और ये जो अभी टाइम बचा आप लोग खुद से पढ़िए और उसको रिवीजन कीजिए बार बार, और जो मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो हम लोग आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप लोग मैच आउट कीजिए कि कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, और अभी आप लोग को किस पोर्शन पे अभी वर्क करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एलयू अपडेट ऐप पे जाना ना भूलें और एलयू अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हेन पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड। आंसर इसका देखते हैं पहले ऑप्शन 1777, 1776 या 1764 या 1784। जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1784। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स पास इन। मॉडली मिंटो रिफॉर्म कब पास किया गया था? 1908, 1909, 1911 या 1907।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1909। अगला क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिवन बाय स्वराज पार्टी इन 1922, 1930, 1924, 1942। सो द करेक्ट आंसर इज 1924, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम प्रोविंसेस दैट इज ब्रिटिश इंडिया। एज वी ऑल नो दैट कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर रहते, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी थी एक, ठीक है। तो यही वही पूछ रहा है कि कितने मेंबर जो थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे फ्रॉम द प्रोविंसेस साइड, ठीक है। सो 392 मेंबर, 93 मेंबर, या 292 मेंबर, या 385 मेंबर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 292 मेंबर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, या राइट टू एजुकेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो मैं आप लोग को यहीं पे रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये लोग आप लोग याद कर लीजिए कि आर्टिकल 12 में क्या दिया है, आर्टिकल 13 में क्या दिया है, 14 में क्या दिया है, 15 में क्या दिया है, टिल आर्टिकल 35। और डीपीएसपी के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं, ठीक है, कि पंचायती राज किस आर्टिकल में दिया है डीपीएसपी के, ठीक है। डीपीएसपी क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल 44 क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसका चर्चा भी बहुत चल रहा है अभी रिसेंट टाइम में, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या होता है, 51A क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में देख लीजिएगा। लोकल गवर्नमेंट किस आर्टिकल में दिया है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक तो याद होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 35 नहीं, आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक भी आप लोग याद कर लोगे तो इतना सफिशियंट है कि इसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन जो है आर्टिकल से रिलेटेड आएंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या जनरल राइट। सो आप लोग को ये नॉलेज होना चाहिए कि इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट के स्कोप से या कैटेगरी से हटा दिया गया, ठीक है। अब इस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। सो ये पूछ रहा कि फिर कौन सा राइट है। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल्स में कंटेंड हैं, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में दिया है फंडामेंटल राइट। सो इट इज़ गिवन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच अमेंडमेंट एडेड वर्ड सोशलिस्ट टू द प्रेम्बल। कौन सा संशोधन जो है प्रेम्बल में सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया। सो 44th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, या 52nd अमेंडमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 42nd अमेंडमेंट। अब ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि 44th अमेंडमेंट क्या होता है, 52 अमेंडमेंट क्या होता है, 46th अमेंडमेंट क्या होता है, और 42nd अमेंडमेंट को हम लोग और क्या कहते हैं। सो 42nd अमेंडमेंट को हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने बूस्टर सीरीज़ अच्छे से किया होगा
तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि व्हेन वाज ईवीएम यूज इन इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो 1992, 1982 या 2001 या 1986। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1982। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंडल कमीशन वॉज सेटअप इन 1979, 1989, 1986, 1976 या 1972। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1979। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन हाउ मैनी पार्ट्स। 22 पार्ट्स, 20 पार्ट्स, 24 पार्ट्स या 25 पार्ट्स। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है वो होगा 25 पार्ट्स। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने पार्ट्स में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड हुआ था, कितने पार्ट में था। ठीक है, सो व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड एट दैट टाइम आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव 22 पार्ट्स, बट in present time our constitution is divided in 25 parts। ठीक है, so the correct answer of this question is option number D। अगला क्वेश्चन है कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ सिंधी लैंग्वेज एडेड या आर्टिकल 371 इंसर्टेड या मेड सिक्किम स्टेट या नन ऑफ दिस। सो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था अपने शेड्यूल में, या आर्टिकल 371 इंसर्ट किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, या सिक्किम स्टेट बनाया गया था, या इसमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंधी लैंग्वेज इज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सीटिंग ऑफ हाउसेज। 101, 98, 102 या 78। सो द करेक्ट आंसर इज, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है आर्टिकल 108। ठीक है, सो विच आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द हाउसेज। सो आर्टिकल 108 टॉक्स अबाउट द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। ठीक है, 108। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो है वो नहीं था, लेकिन ये 108 होगा। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए कि 101 किसके बारे में बात करता है। ठीक है, सो दिस टॉक अबाउट द वैकेशन ऑफ सीट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आर्टिकल 72 किसके बारे में बात करता है। सो आर्टिकल 72 टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। ठीक है, पार्डन ग्रांट करने का जो पावर होता है, माफ़ी देने का जो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, वो आर्टिकल 72 जो है डील्स करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ट्रिपल तलाक बिल वॉज पास इन 2018, 2019, 2020 या 2017। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2019। ठीक है दोस्तों, हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। सो अपॉइंटमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं या गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं। ठीक है,
और जो हाई कोर्ट के जजेज हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, ठीक है। सो स्पीकर कैसे अपॉइंट होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बन जाते हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 4 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 6 ईयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा के कितने मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? 12, 10, 8, 14। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 12। अब ये भी पूछ सकता है कि ऑन विच बेसिस आवर प्रेसिडेंट नॉमिनेट द 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा। किस बेसिस पे नॉमिनेट करते हैं, तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए ये नहीं कि जैसे कि हमने ये क्वेश्चन इसमें मॉक टेस्ट में डाला है कि हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चांसेस हैं, क्या आ सकता है वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि इससे पूरा हट के आएगा, नहीं, इससे रिलेटेड ही आएगा। जैसे इसमें पूछा कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है कि राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन रिलेटेड है इस क्वेश्चन से। एक और रिलेटेड क्वेश्चन जो है बन सकता है इसी क्वेश्चन से कि किस बेसिस पे जो है प्रेसिडेंट उन 12 मेंबर का नॉमिनेशन करता है, ठीक है। सो स्मार्ट स्टूडेंट स्टडी लाइक दिस, कि एक क्वेश्चन से कैसे 3-4 क्वेश्चन फ्रेम आउट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, अगर 3-4 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए कि अरे कैसे नॉमिनेट करेगा, किस बेसिस पे करता है, राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, ये सब आप लोगों ने आइडिया लगा लिया और इसका आंसर भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो सिलेक्शन आपका बोल सकते हो कि 110% है आपका, ठीक है। सो ये मत सोच के जाइएगा आप लोग कि ये हूबहू क्वेश्चन जो है आएंगे, ये दिस इज अ मॉक पेपर, ठीक है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये तो है रिलेटेड आ सकते हैं, आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे ये कंफर्म नहीं है। ये जब आप लोग पेपर देकर आओगे तो बताओगे कि आए थे कि नहीं आए थे। लेकिन वी आर एफर्टिंग, ठीक है, वेरी हार्डली, ठीक है, कि आपका जो है मॉक टेस्ट पेपर से क्वेश्चन जो है काफ़ी फंस जाए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम लोग अपने साइड से फुल एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत हम लोग तो कर ही रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हो, तो 100% रिजल्ट जो है वो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1895, 19 नवंबर 1985, 18 दिसंबर 1885। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर 1885, ठीक है। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 28 दिसंबर 1885 को इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये भी आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए कि किसने इस्टेब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग को पता होने चाहिए, ठीक है, कि हूँ इस्टेब्लिश इंडियन नेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ लिस्ट 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड स्टेटस एंड यूनियन टेरिटरी या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 8th शेड्यूल जो है 22 लैंग्वेज जो दिया गया उसमें उसके साथ डील करता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अरिस्टोटल, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स या मनु। सो द करेक्ट आंसर इज अरिस्टोटल। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ा बहुत कार्ल मार्क्स के भी बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप लोग को मनु के बारे में भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको कौटिल्य के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, इस मॉक पेपर में हम तो पूछ लिए कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब अगले जो आपका एंट्रेंस होगा उसमें पूछ सकता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन लिखा था। सो कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स लिखे थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हु इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया? कौटिल्य, सिसरो, मनु, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज मनु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम, सत्येंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो वॉज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब आप लोग को थोड़ा बहुत लॉर्ड विलियम के बारे में भी पता होना चाहिए, सत्येंद्र प्रसाद के बारे में भी पता होना चाहिए और राजेंद्र प्रसाद के भी बारे में पता होना चाहिए। क्या है कि हम लोग जो ऑप्शन डालते हैं क्वेश्चन में, ऐसा नहीं होता है कि पूरा कोई भी रिलेशन ही ना हो चारों ऑप्शन में, नहीं। हर ऑप्शन जो हम लोग हर क्वेश्चन का जो ऑप्शन फ्रेम करते हैं उन चारों ऑप्शन का कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है आपस में। तो अगर आप लोग चारों ऑप्शन को ढंग से करोगे तो उस क्वेश्चन की जड़ तक पहुंच जाओगे आप लोग। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू गो थ्रू द ऑल द ऑप्शंस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इट विल मेक द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम चाहते तो यहाँ पे पूछ देते लॉर्ड ऑफ फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, लॉर्ड मिंटो, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बता देते। यहाँ पे लिख देते राम, यहाँ पे लिख देते श्याम, यहाँ पे लिख देते लक्ष्मण। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई 100% हो जाएगा, अरे लॉर्ड मिंटो ही होंगे। लेकिन ऑप्शन कुछ ऐसा डालो ट्रिकी कि बंदा कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, और कन्फ्यूज कैसे होगा? जब सिमिलर ऑप्शन दिखेंगे। तो सिमिलर ऑप्शन कब दिखते हैं? जब जब उन दोनों ऑप्शन का क्वेश्चन या आंसर जो होता है सेम होता है या वो एक टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है तो जितने ऑप्शन हैं उस क्वेश्चन को, उन ऑप्शन को आप लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, अच्छे तरीके से उसको पढ़ो। ठीक है, हर ऑप्शन को गो थ्रू करो तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा उस क्वेश्चन पे। ठीक है, उस टॉपिक पे। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं प्रेजेंट टाइम में? सो द करेक्ट आंसर इज 97, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे यूनियन लिस्ट के बारे में पूछा, आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। सो अगर आप लोग हमारा वीडियो कंटिन्यूसली वॉच आउट कर रहे होगे, सो आप लोग को पता होगा कि कितने सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, बिकॉज आई हैव टॉट ऑल दीज इन माई अर्लियर वीडियो लेक्चर। ठीक है, सो इफ़ यू आर फॉलोइंग कंटिन्यूसली आवर वीडियो लेक्चर देन इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर BA LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम। और ये आपको देखने को भी मिल रहा है अभी मॉक पेपर में, और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तब आप लोग कहोगे हाँ, जो हम लोगों ने क्वेश्चन कराए थे वीडियो लेक्चर के थ्रू यूट्यूब पे और इन ऐप, ठीक है, बोथ आर दी बेनिफिशियल फॉर आवर एंट्रेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमने ये भी बताया था जब हम जीके का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सो आई वॉज ऑल्सो टॉट यू दैट कि इन अ सिंगल वीडियो लेक्चर की हु वॉज फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, लाइक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑल आई हैव डिस्कस all this type of question in my previous video lecture. So as
इन दिस क्वेश्चन आस्क्ड दैट कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे मेनन, हीरालाल यादव, H.J. कानिया, कल्पना दास। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, H.J. कानिया। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट रूल, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द इमरजेंसी प्रोविजन वी हैव covered all the three types of emergency, that is national emergency, state emergency as well as financial emergency. So national emergency in article 352, state emergency in article 356 and financial emergency in 360. ठीक है, so the correct answer is option number D, 356. नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम या डॉक्टर जॉन मथारी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका मौलाना अबुल कलाम होगा, अबुल कलाम होगा। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक अब्दुल कलाम लिख दिया गया है। ठीक है, सो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन होगा? मौलाना अबुल कलाम। ठीक है दोस्तों, सो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 52 टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 52 जो है किसके बारे में बात करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 26 जन 1950, 28 जन 1950, 15 अगस्त 1950 and none of these. So the correct answer is 28 जन 1950, that is ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 26 जन, अब ये भी पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 15 अगस्त 1950 को क्या हुआ था, और इसका तो करेक्ट आंसर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डिफाइंड इन विच आर्टिकल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 76। ठीक है, व्हेन ILO वॉज इस्टेब्लिश। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1919। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ILO का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, सो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका तो करेक्ट आंसर पता ही होगा, 1919, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किस आर्टिकल में दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 50। ठीक है, अब आपको ये आर्टिकल 1, 2, 3 भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 1, 2, 3 क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दिस इज द शोइंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोगुमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन स्टेट, जुडिशरी, इलेक्शन या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इलेक्शन। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ कि सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट इज डिफाइंड इन विच शेड्यूल। शेड्यूल के बारे में पूछा, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड, फर्स्ट या सिक्स, तो सेकेंड शेड्यूल। ठीक है। रेजिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, यूनियन गवर्नमेंट या ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज यूनियन गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है कि हु कंपोज वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, एस.सी. बोस या बंकिम चंद्र चटर्जी। सो द करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको थोड़ा बहुत रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्वामी विवेकानंद के बारे में भी पता होना चाहिए। हम लोगों ने कुछ पुस्तक के, इन लोगों के कुछ पुस्तक के नाम भी डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए इस टाइम तक। सो बंकिम चंद्र चटर्जी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन है कि चिराग योजना इज एसोसिएटेड विथ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि विनय अमृत योजना किस स्टेट की ये योजना है। ये आप लोग हिंदी का क्वेश्चन मत समझिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बस हिंदी में लिखा है। केरला, त्रिपुरा, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया प्रोवाइडेड 12,500 रेंट वैक्सीन, ठीक है, पेंटावैलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री। ब्राज़ील, ऑल ऑफ दीज मतलब क्यूबा। ठीक है, ब्राज़ील या क्यूबा या इन दोनों को, या इन दोनों में से किसी को नहीं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी हैज़ डन वारफेयर प्रैक्टिस इन इंडियन ओशियन। सो कौन सा वो प्रैक्टिस था जो इंडियन आर्मी ने किया अभी। एम्फेक्स 2023, ठीक है, और देखते हैं साइक्लोन आई 2023, प्रलय 2023 या ट्रॉपिक्स 2023। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिक्स 2023 जो है अभ्यास अपनी इंडियन आर्मी ने अभी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन वॉन बिगेस्ट वनडे क्रिकेट अगेंस्ट विच कंट्री। बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज बाय विच स्टेट। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि थीम ऑफ 2023 कैंसर डे। मैंने आप लोग को जब करंट अफेयर का वीडियो बता रहा था, सो आई ऑल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ ईच एंड एवरी मंथ। ठीक है, तो उसमें आई ऑल्सो टॉट यू दैट कि करंट कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एंड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस कैंसर डे। ठीक है, सो थीम पूछ लिया गया यहाँ पे। आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में थीम भी पूछा जा सकता है या तो इम्पॉर्टेंट डेज भी पूछे जा सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लोज द केयर गैप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 43 कि विच बुक इज रिटन बाय सलमान रशीदी इन
2023, मिडनाइट चिल्ड्रन कम लेट्स रन द वर्ल्ड द विक्ट्री सिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विक्ट्री सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल वुमेंस डे इज़ ऑन 13 Feb, 14 Feb, 11 Feb या 18 February। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 13 February। ठीक है, विच कंट्री वॉन अंडर 19 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डेवलप्ड DNA वैक्सीन फॉर डेंगू, लंपी, एड्स, कोविड-19। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेंगू। अब आपको डेंगू के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कोविड-19 के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एड्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, DNA क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन ये नहीं कि आप DNA को पूरा एकदम जड़ तक जाके देखो कि DNA होता क्या, नहीं, आपको एटलीस्ट DNA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, डेंगू जो है वो कैसे कॉज होता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। एड्स जो है कैसे होता है, कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, तो ये सब पता होने चाहिए आपको, क्योंकि दिस इज़ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द जनरल साइंस। अब अगला देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्ड अ कमिटी टू सेलेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर विच इंक्लूड। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी फॉर्म्ड की है, किस लिए? फॉर सेलेक्टिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और वो कमेटी किसको इंक्लूड करेगी इन चारों ऑप्शन में से? प्रेसिडेंट, लीडर फ्रॉम अपोजिशन, चीफ जस्टिस या ऑल ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड करेगी, कमेटी में रहेंगे, लीडर फ्रॉम अपोजिशन भी रहेंगे, कुछ बार चीफ जस्टिस भी रहेंगे, ठीक है, उस कमेटी में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड विच इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन, ठीक है, सो 7th, 9th, 8th या 10th, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7th। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया, कर्नाटका, फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया किस स्टेट में ओपनड है? यह है कर्नाटका, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, ठीक है, रामचंद्र, पुष्पकमल, राम सहारा यादव, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज राम सहाया यादव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हू होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ SCO इन 2023? सो ऑप्शन देखते हैं, इंडिया, चाइना, रसिया, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। अब आपको यहाँ पे SCO के फुल फॉर्म पता होने चाहिए, WHO क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है, UN क्या होता है ये पता होना चाहिए, कितनी असेंबली है ये पता होना चाहिए आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पता होना चाहिए, इस्टेब्लिश कब हुआ था ये पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन का के बारे में पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये पता होना चाहिए, इस्टेब्लिश कब हुआ था ये पता होना चाहिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में पता होना चाहिए कहाँ पे इस्टेब्लिश है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो सॉल्यूशन में बस मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा, बस इसके साथ साथ मैं ये बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या और पता होना चाहिए। अगर ये सब नहीं पता तो आप लोग अभी 6 दिन का टाइम है, इसको रगड़ के पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने तय हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर तो आप लोग जान ही गए होंगे, इंडिया,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन कावेरी इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, सूडान, रसिया, चाइना या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सूडान। अगला क्वेश्चन है कि लाडली बेना स्कीम इज एसोसिएटेड विथ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इनॉग्रेटेड इन कर्नाटका, गुजरात, यूपी या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। इंडिया परफॉर्म सूर्य किरण एक्सरसाइज विथ नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, चाइना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, सो ये पता होना चाहिए मनरेगा क्या होता है, ठीक है। मनरेगा में कितने दिन तक लोग काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कितने दिन के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्या कोई स्पेशल प्रोविज़न वुमेन के लिए है कि नहीं मनरेगा में, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो फुल फॉर्म देखते हैं क्या दिया ऑप्शन में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एम से महात्मा, ठीक है, और गांधी नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी और ए से एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन धन योजना स्टार्टेड इन 2014, 17, 15, 16। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2014। करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का गवर्नर अभी कौन है। सो शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, राम राव या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, रतन टाटा, नटराजन चंद्रशेखरन, प्रतीक कुमार या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज नटराजन चंद्रशेखरन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ सेल मीन्स, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, एंथोलॉजी, ब्रायोलॉजी या कैरोपॉडी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज क्रायोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं। 23, 44, 46 या 48। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 46, ठीक है। ये क्रोमोसोम के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होने चाहिए। साइंटिफिक नेम ऑफ काऊ, हम लोगों ने साइंटिफिक नेम से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कराए थे। पीसम सोटियम, ओरिजा सटीवा, बोस इंडिकस या राना टिग्रीना। तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं थोड़े बहुत टिपिकल होते हैं, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, KM करियप्पा, प्रकाश दास, विलियम बेंटिक या जनरल RS राव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, KM करियप्पा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन नेशनल स्टार्टअप डे इज सेलिब्रेटेड। अभी स्टार्टअप का बहुत ही क्रेज है अपने इंडिया में और अच्छी भी बात है, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए कि नए नए स्टार्टअप खुले जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले
और जो बेरोज़गारी है वो कम हो। तो यही पूछा है कि नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट होता है? 16 जैन, 21 जैन, 18 जनवरी, 24 फरवरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 16 जैन। फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया, INS चक्र, INS कावेरी, अप्सरा, INS विक्रांत। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज INS चक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड, 11 जुलाई, 10 जुलाई, 24 जुलाई या 12 जुलाई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार स्टार्टेड, 2004, 2007, 2010, 2009। सो द करेक्ट आंसर इज 2009। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल, 10, 8, 12, 11। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 10 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इस्टेब्लिश इन विच सिटी, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑल इंडिया किसान सभा वॉज हेल्ड इन कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन बैटल ऑफ वाटरलू फोर्ट। सो ऑप्शन देखते हैं इसका, 1813, 1815, 1830, 1901। सो द करेक्ट आंसर इज 1850। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ पानीपत के भी बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल है, इस क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि व्हेन अलाउद्दीन खिलजी डाइड। सो द करेक्ट आंसर इज 1360। अब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपका आएगा, ऐसा भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन सेम टेप करके वहाँ पे आएगा। ये पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री रखने वाला रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत में, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अलाउद्दीन खिलजी से बन सकते हैं आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में, बन सकते क्या हैं, बनेंगे। और ये नहीं बनाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर बनाएंगे ही क्या वो लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, बहरलाल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बहरलाल लोधी। अगला क्वेश्चन है कि बैक टू वेदास स्लोगन वॉज गिवन बाय रामकृष्णन, दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी। सो द करेक्ट आंसर इज दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रामकृष्ण के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लीजिएगा, या आई होप आप लोग जान ही रहे होंगे। ठीक है, कि फादर ऑफ नेशन कौन है, और भी पढ़ लीजिएगा उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1930, 1929, 1924 या 1931। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1930। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन मुगल आर्मी एंड राणा प्रताप, जहांगीर, मान सिंह या शिवाजी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए राणा सिंह। अब ये भी पूछ सकता है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो किस ईयर में लड़ा गया था। ठीक है, ये भी आप लोग पता रखिएगा।
हु डिफीट राणा संगा इन 1527? अकबर, राणा प्रताप, हुमायूं या नन ऑफ दिस? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसमें से किसी ने भी डिफीट नहीं किया था राणा संगा को। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन डिफीट किया था। मैं इसको लास्ट में बताऊंगा कि हु डिफीट राणा संगा इन 1527। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमको बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हु वॉज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, फिन या नन ऑफ दिस? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्धा। अगला क्वेश्चन है कि नंदा डायनेस्टी इस्टेब्लिश इन विच ईयर? 344 BC, 41 BC, 342 BC या 345 BC? सो द करेक्ट आंसर इज 344 BC में जो है नंदा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ था। अब आइए थोड़ा अलग सेगमेंट में हम लोग एंट्री कर चुके हैं कि ऑडी अल्टरम पार्टम मीन्स हियर द अदर साइड, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, थिंक, स्पीक फॉर इटसेल्फ या नन ऑफ दिस? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हियर द अदर साइड। अब आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट का लीगल मैगजीन क्या होगा? सो अमिस्कस क्यूरी। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए दोस्तों इस टाइम। अगर आप लोग को ये सब नहीं पता है तो समझिए कि आप लोग का प्रिपरेशन अभी अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। अगर आपको पता है सो वेल इन गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं पता है तो सोचने वाली बात है अभी की, क्योंकि 6 दिन बच्चा और इतना आसान क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो फिर अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है आप लोग को। और हार मत मानिएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखे रहिएगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बिलीव इन योर सेल्फ। ऑप्शन सी क्या है? थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। ठीक है, इसका क्या होगा लीगल मैगजीन? तो रेस स्पा लोकिटोर, ये भी इसका होगा। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इनिशियो मतलब क्या होगा? फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग या फ्रॉम द मिड? फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्विड प्रो क्यो, फॉर द कोर्ट, जजेस डिसीजन, एविडेंस, समथिंग फॉर समथिंग? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज समथिंग फॉर समथिंग। अगला क्वेश्चन है कि हु ड्राफ्टेड आईपीसी? लॉर्ड मैकाले, स्टीन विलियम या नन ऑफ दिस? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। फुल फॉर्म ऑफ सीआरपीसी? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कॉमन प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड या नन ऑफ दिस? तो क्या होगा सीआरपीसी का फुल फॉर्म? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यूसीसी स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, किस आर्टिकल में दिया है आप लोग ये हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेस स्पा लोकिटोर स्टैंड फॉर, जैसे अभी मैंने ऊपर ही बताया था, थिंक स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन है अमिस्कस क्यूरी, ऊपर ही बताया था, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अब आगे देखिए करंट सीजीआई कौन है ऑफ इंडिया के? डीवाई चंद्रचूड, वाईएस चंद्रचूड, डीएस चंद्रचूड या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट जो इसका आंसर है डीवाई चंद्रचूड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट 32 + 1, 34 + 1, 33 + 1 या 37 + 1? सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 33 + 1। 33 जजेज हैं प्लस 1 चीफ जस्टिस हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4, 5, 2, 1, 2, 4 इज डिविजिबल बाई 2, 3, 6 या ऑल ऑफ दिस? सो आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल तो पता होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो जो लेक्चर है उसको ध्यान से देखे होंगे मैथ वाला, तो हम लोगों ने बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल बाई 2,
अगर इस प्लेस पे वंस प्लेस पे इवन नंबर है इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2। अब 3 से डिविजिबल करने के लिए क्या देखेंगे कि काउंटिंग जो है वो अगर इन सारे डिजिट का एडिशन करने पे अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इट मीन्स ऑल दिस होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 3। सो देखते हैं काउंटिंग में 5 + 4 9 और 1 10 12 13 14 18। So 18 is divisible by 3. So it is also divisible by 3. It is also divisible by 6. So 4 5 2 1 2 4 is divisible by 2 3 6. So option number D is correct. ठीक है। अब आइए 92 देखते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है। एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 61। सो a इंटू बी इज इक्वल टू वॉट। सो जो क्वेश्चन नंबर 92 है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1, a क्यूब माइनस बी क्यूब है यहाँ पे इज इक्वल टू 61। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है। सो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 61। ठीक है। ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई मतलब उसका है नहीं। अब बच गया आप लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। अब यहाँ तक ये हटा दो। अब बच गया आपका ये। तो चलिए हमको सीधा इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 61। तो चलिए आइए लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 61। ठीक है। अब जैसे कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया है तो अगर हम इसको दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात आप लोग को समझ में आई होंगी। ठीक है। अगर हम इसको इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2ab। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab। अब आइए ऊपर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab। ठीक है, यही था ना। हाँ यही था। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab। ठीक है। तो ए स्क्वायर नहीं, ये नहीं था, अब लग रहा है कहीं हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया। रुकिए एक बार देखते हैं। हाँ नहीं सही था, क्योंकि हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab था ना। इसमें से हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया था 61। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab। ठीक है, इसको आप लोग इधर करोगे माइनस में जाएगा 60 होगा इज इक्वल टू 2ab। ठीक है। अब 2ab नहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, मैं फिर इसको दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना होगा, पहले मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, उसके बाद से दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब
चलिए ए क्यू माइनस बी क्यू का कितना वैल्यू है 61 दिया है, ए माइनस बी का कितना दिया है 1 दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहाँ पे दूसरे पेन से लिखता हूँ, इससे लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो इसका हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab। ठीक है, इतना चीज़ ख़त्म कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 61 माइनस ए बी। ठीक है, तो अब हम दोनों को यहाँ पे कौन सा कलर लिए, ये, हाँ, अब 61 माइनस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है 1 प्लस 2ab। तो अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, 61 माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab। ठीक है, अब 61, ये 1 इधर आएगा तो 60 हो गया, ये ए बी माइनस जो है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 3ab होगा। ठीक है, सो ए बी का वैल्यू कितना होगा 20 होगा। ठीक है दोस्तों, सो आई होप ये समझ में आया होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 20। ठीक है, तो अभी इसका आप लोग करेक्ट आंसर देख लीजिए 20 है। अगर सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन कीजिएगा, हम लोग दोबारा उसको बता देंगे। 93 जो क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट इज इक्वल टू वाई, देन वाई इज इक्वल टू वॉट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को डाउट होगा, अगर सॉल्यूशन कीजिएगा नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, तो मैं दोबारा कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में बता सकते हैं, तो मैं दोबारा इसको अपलोड कर दूंगा इस क्वेश्चन को। अब अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/9 इन परसेंटेज। सो 1/8 इन परसेंटेज, तो 1/8 इंटू 100 करोगे तो कितना होगा 100/8 कितना होगा 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 0.0, 8 बचे 40, 12.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। तो क्या आंसर देखते हैं इसका, रेक्टेंगल, पेंटागन, ट्रायंगुलर या स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ट्विंकल टू स्वेजक, देखो TWINKLE/SWHOZKD, इस दोनों आपस में रिलेटेड बताओ, फिल्टर्स किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको मैच आउट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो आप बताइएगा, मैं कर दूंगा सॉल्व, इसको ग्रुप में बता दीजिएगा आप लोग। फाइंड ऑड वन, वायलिन, पियानो, फ्लूट, हारमोनियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लूट। अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑड टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, ओनियन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टोमेटो। अगला क्वेश्चन कि इफ़ इट वॉज सैटरडे ऑन 10th January 2010, विच डे वुड ऑन 10th Jan 2029। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ट्यूसडे। ये सब आप लोग सॉल्व करके एटलीस्ट एक बार सॉल्व कीजिएगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, वेल इन गुड, नहीं होगा तो आप लोग ग्रुप में बताइएगा, मैं सॉल्व करके आप लोग को दे दूंगा, इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैथ सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसका क्या होगा आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
6। अब कैसे आया इसको मैं बताऊंगा तो बहुत लेंथ बड़ा हो जाएगा वीडियो का, तो आप लोग बताइएगा। अगर नहीं हो पाएगा आप लोग से तो मैं इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आप लोग को ये सारा जो 100 क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, और आप लोग को ये भी जानने में सक्षम हुए होंगे कि हमें क्या क्या अभी और पढ़ना है और हर क्वेश्चन को कैसे रिलेट करके पढ़ना है उसके MCQ के साथ में। सो आप लोग का जो एक मॉक टेस्ट पेपर था, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उसको आज हम लोगों ने सॉल्व किया। 1-2 मॉक पेपर और सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग का कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और हाँ, एलयू अपडेट ऐप को विजिट करें या डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो, और यूट्यूब चैनल ऑफ एलयू अपडेट को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। So thank you so much for watching me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye. See you in the next video lecture.